हेलो ह्यूमंस, वेलकम बैक टू योर थॉट्स आर वैलिड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑल्फ्रेड ऑडलर की जो उन्होंने थ्योरी दी थी पर्सनालिटी की। आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑल्फ्रेड ऑडलर का लाइफ स्पैन क्या था? उनका लाइफ स्पैन था 1870 से 1937 तक। तो जो ऑडलर थे वो फ्रॉइड के एक कलीग थे, और वो बेसिकली पहले प्रेसिडेंट थे वियना साइको एनालिटिक सोसाइटी के, और फर्स्ट मेजर थ्योरिस्ट थे जिन्होंने फ्रॉइड से अलग होके अपना एक नया पर्सपेक्टिव दिया था। अब उनको जब वो छोटे थे तो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स रही थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि वो बड़े होके फिजिशियन बनेंगे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से ग्रेजुएशन कंप्लीट की 1895 में मेडिकल डिग्री के साथ, और अपना करियर स्टार्ट किया एज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, और उसके बाद फिर वो जनरल प्रैक्टिस में चले गए। उन्होंने इंडिविजुअल साइकोलॉजी के वो बेसिकली फाउंडर माने जाते हैं। इंडिविजुअल साइकोलॉजी जो कि फोकस किस चीज़ पे करती है कि जो भी एक इंडिविजुअल में फीलिंग्स ऑफ इंफीरियॉरिटी होती है, उसको कंपेंसेट करने की जो ड्राइव होती है, उस पे ये इंडिविजुअल साइकोलॉजी फोकस करती है। ऑडलर का मानना था कि जो फीलिंग्स ऑफ जो इंफीरियॉरिटी जो होती है चाइल्डहुड में, वो बेसिकली वही एक ड्राइविंग फोर्स होती है जो लोगों को लाइक मोटिवेट करती है कि वो सुपीरियॉरिटी गेन करें। और ये जो स्ट्राइविंग है, ये जो भी फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है, यही रीज़न होता है हमारे सारे थॉट्स का, इमोशंस का, बिहेवियर का। बिकॉज़ हमें जो हमारे अंदर इन्फीरियॉरिटी की फीलिंग्स हैं, उनको हमें सुपीरियॉरिटी में जो कन्वर्ट करना है, उसी से रिलेटेड हमारे सारे थॉट्स, बिहेवियर और इमोशंस होते हैं। एडलर का ये भी मानना था, वो बेसिकली सोशल कनेक्शंस की इम्पोर्टेंस में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। वो चाइल्डहुड डेवलपमेंट को लाइक सोशल डेवलपमेंट स्टेज की तरह ज़्यादा देखते थे रादर देन सेक्सुअल स्टेजेस, जो कि फ्रॉइड ने बोला था। बेसिकली फ्रॉइड ने सेक्सुअल स्टेजेस दी थी डेवलपमेंट की, बट ऑडलर का मानना था कि चाइल्डहुड डेवलपमेंट जो होता है वो सोशल डेवलपमेंट की स्टेजेस में ज़्यादा होता है इंस्टेड ऑफ सेक्सुअल स्टेजेस। तो बेसिकली एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, ऑल्फ्रेड ऑडलर का जो लाइफ स्पैन था वो 1870 से 1937 तक था। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वियना साइकोएनालिटिक सोसाइटी के। ये फ्रॉइड के कलीग थे। ये पहले ऐसे थ्योरिस्ट थे जिन्होंने फ्रॉइड से अलग होके अपना काम के बारे में बताया। ये इनको बहुत प्रॉब्लम्स रही बचपन में, ये एक डॉक्टर बने। उसके बाद इन्होंने इंडिविजुअल साइकोलॉजी का जो स्कूल है वो बेसिकली फाउंड किया, और जो कि बेसिकली ये जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी है, ये किस चीज़ पे फोकस करती है, जो हम लोगों में, इंसानों में जो ड्राइव होती है फीलिंग्स ऑफ सुपीरियॉरिटी को फीलिंग्स ऑफ इंफीरियॉरिटी को कंपनसेट करने के लिए, उस पे। तो अब हम आगे देखते हैं इंडिविजुअल साइकोलॉजी है क्या। तो ऑटलर जो थे उन्होंने एम्फेसाइज किया कि सोशल फैक्टर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, स्पेशली द डिजायर फॉर सोशल कनेक्शन एंड फीलिंग्स ऑफ इंफीरियॉरिटी एंड कंपेंसेशन। ठीक है, जो बेसिकली इम्पॉर्टेंस क्या होती है सोशल कनेक्शंस बनाने की, या फिर जो भी हमारे अंदर इंफीरियॉरिटी की फीलिंग्स है उनसे डील करने की, उसको उनसे कंपनसेट करने की। और बेसिकली ये जो भी फीलिंग्स हैं, ये कैसे हमारा बिहेवियर और हमारी पर्सनालिटी को शेप करता है। तो बेसिकली ऑडलर ने किस चीज़ पे फोकस किया? सोशल मोटिव्स पे। किस पे किया? सोशल मोटिव्स पे। उन्होंने ये भी एम्फेसाइज, उन्होंने कॉन्शियस को ज़्यादा एम्फेसाइज किया रादर देन अनकॉन्शियस मोटिवेशन। जब हमने फ्रॉइड की थोड़ी थ्योरी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि उन्होंने अनकॉन्शियस पे ज़्यादा फोकस किया था, बट ऑडलर ने ज़्यादा फोकस डाला कॉन्शियस पे, क्योंकि उनका मानना था कि 3 फंडामेंटल सोशल टास्क होते हैं। ऑक्यूपेशनल टास्क जिसमें करियर आ गया, सोसाइटल टास्क जिसमें फ्रेंडशिप आ गई, और लव टास्क बेसिकली जो भी रिलेशनशिप होती है इंटीमेट पार्टनर के साथ, वो सब उन्होंने इस बारे में पढ़ा, और इसी में आगे उन्होंने ये थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी दी, इंडिविजुअल साइकोलॉजी के स्कूल को यूज करके। ठीक है, तो उन्होंने कॉन्शियस एम्फेसाइज किया, और बिकॉज वो क्या मानते थे कि 3 मेजर सोशल टास्क होते हैं जिसमें आता है करियर, फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप।
फिर मेन टेनेंट्स क्या हैं ऑल्डेरियन थ्योरी के? अगर हमें मेजर कंसेप्ट्स की बात करनी हो ऑल्डर ने जो दिए, तो बेसिकली हम उनको 6 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? एक लिस्ट बना सकते हैं 6 चीज़ों की। तो पहली क्या है कि एक जो डायनामिक फोर्स होता है, जो कि लोगों के बेसिक बिहेवियर के पीछे जो डायनामिक फोर्स काम करता है, वो बेसिकली होता है कि सुपीरियॉरिटी के लिए स्ट्राइव करना, बेसिकली सुपीरियर बनना। दूसरा होता है लोगों का जो सब्जेक्टिव परसेप्शन होता है, जो भी उनको परसेप्शन होल्ड करते हैं अपने बिहेवियर, वो जो भी उनकी परसेप्शन है वो उनकी बिहेवियर और पर्सनालिटी को शेप करता है। पर्सनालिटी जो होती है वो यूनिफाइड होती है और सेल्फ कंसिस्टेंट होती है। फोर्थ क्या है कि जो जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी है उनको सोशल इंटरेस्ट के व्यू पॉइंट से देखना चाहिए। फिफ्थ क्या है कि जो सेल्फ कंसिस्टेंट पर्सनालिटी स्ट्रक्चर होता है वो एक इंसान की स्टाइल ऑफ लाइफ में डेवलप हो जाता है। और लास्ट क्या है, जो स्टाइल ऑफ लाइफ है वो लोगों के क्रिएटिव पावर से मोल्ड होता है, चेंज होता है, ठीक है? तो हमने 6 चीजें पढ़नी है, हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? एक तो यही कि स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस और सुपीरियॉरिटी, दूसरा सब्जेक्टिव परसेप्शन, थर्ड पर्सनालिटी इज यूनिफाइड एंड सेल्फ कंसिस्टेंट, फोर्थ क्या है सोशल इंटरेस्ट, फिफ्थ क्या है स्टाइल ऑफ लाइफ, सिक्स्थ क्या है क्रिएटिव पावर। तो हमें मेन ये 6 कंसेप्ट समझने हैं, ठीक है? तो मैं एक बार फिर से यहाँ तक रिवाइज करवा देती हूँ। तो हमने ऑडलर के बारे में पढ़ा कि उनका क्या, वो पहले ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, फिर उन्होंने जनरल फिजिशियन की तरह प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, फिर उन्होंने इंडिविजुअल साइकोलॉजी दी। उसके बाद हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी किस चीज़ पे फोकस करती है, कि जो एक इंसान, एक तो सोशल कनेक्शंस पे फोकस करती है कि उसकी ज़रूरत क्या है, और फीलिंग ऑफ इंफीरियॉरिटी और कंपनसेशन से लोग कैसे डील करते हैं, और ये सारी चीज़ें बिहेवियर और पर्सनालिटी कैसे बनाती है कि इंसान का। तो ये हमने पढ़ा इंडिविजुअल साइकोलॉजी में। फिर हमने पढ़ा कि 6 मेन कंसेप्ट हमें पढ़ना है यहाँ पे: स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस और सुपीरियॉरिटी, सब्जेक्टिव परसेप्शन, पर्सनालिटी इज यूनिफाइड एंड सेल्फ कंसिस्टेंट, सोशल इंटरेस्ट, स्टाइल ऑफ लाइफ, क्रिएटिव पावर। तो पहले हम स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस और सुपीरियॉरिटी इस कंसेप्ट को समझते हैं। तो ऑडलर ने बेसिकली इतनी सारी मोटिवेशन की थ्योरी थी, पर ऑडलर ने सारी थ्योरीज को रिड्यूस करके बस एक चीज बोला कि जितना भी मोटिवेशन है उसको हम एक सिंगल ड्राइव में रिड्यूस कर सकते हैं, और वो ड्राइव क्या है कि सक्सेस मिले, स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस या फिर सुपीरियॉरिटी। इंडिविजुअल साइकोलॉजी क्या होल्ड करती है कि जब भी कोई इंसान अपनी लाइफ शुरुआत करता है तो उसमें कुछ फिजिकल डेफिशिएंसीज होती हैं, जिससे उसमें फीलिंग्स ऑफ इंफीरियॉरिटी डेवलप हो जाती हैं। और यही जो फीलिंग्स है ये एक इंसान को मोटिवेट करती हैं कि वो सुपीरियर बने या वो सक्सेस अचीव करे। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो ना तो खुद से खा सकता है ना पी सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता, तो उसमें ये फिजिकल डेफिशिएंसीज है। धीरे धीरे फिर वो चलना सीखता है, बोलना सीखता है, तो बेसिकली वो धीरे धीरे सक्सेस की तरफ जा रहा है, सुपीरियर बन रहा है। तो क्योंकि उसमें वो इंफीरियोरिटी की फीलिंग्स है कि वो ये नहीं कर पा रहा, बाकी लोग कर पा रहे हैं, तो इस यही उसका ड्राइविंग फोर्स होता है बाकी चीजें सीखने के लिए। जो साइकोलॉजिकली अनहेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं वो पर्सनल सुपीरियॉरिटी के लिए स्ट्राइव करते हैं, और जो साइकोलॉजिकली हेल्दी लोग होते हैं वो ह्यूमैनिटी के सक्सेस के लिए स्ट्राइव करते हैं, ठीक है? लाइक पर्सनल सुपीरियॉरिटी मीन्स कि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि लाइक कि अगर वो जॉब से चला गया तो आपको जॉब मिल जाएगी, तो इतना ज्यादा हो गया कि आपने मर्डर ही कर दिया उस इंसान का। तो ये साइकोलॉजिकली अनहेल्दी इंडिविजुअल्स की जो सुपीरियॉरिटी वाली फीलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा पर्सनल होती है, फिर उसमें वो सेल्फिश भी हो सकते हैं। पर जो साइकोलॉजिकली हेल्दी लोग होते हैं उनको ह्यूमैनिटी, उनको एट द एंड ये देखना है कि सब इंसान खुश है, उनका भला हो रहा है, तो वो ह्यूमैनिटी के सक्सेस के लिए देखते हैं। फाइनल थ्योरी में ऑडलर ने क्या बोला था कि जो स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियॉरिटी ये वाली जो चीज़ है ये उन लोगों तक लिमिटेड है जो कि पर्सनल सुपीरियॉरिटी के लिए स्ट्राइव करते हैं दूसरों के ऊपर, बेसिकली कंपैरिजन करते रहते हैं। और फिर ऑडलर ने इंट्रोड्यूस की टर्म स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस टू डिस्क्राइब एक्शंस ऑफ पीपल हु आर मोटिवेटेड बाय हाईली डेवलप्ड सोशल इंटरेस्ट, ठीक है? तो जब उन्होंने थ्योरी डेवलप की थी तब तो ये था कि वो पर्सनल सुपीरियॉरिटी तक लिमिटेड थी,
बट बाद में इसको कर इस जो ये सुपीरियॉरिटी वाली फीलिंग है, इसको सिर्फ पर्सनल नहीं रखा गया, इसको लाइक ह्यूमैनिटी के बेसिस पे भी देखा गया, बेसिकली सोशल इंटरेस्ट के लेवल पे देखा गया। तो रिगार्डलेस ऑफ द मोटिवेशन फॉर स्ट्राइविंग, हर एक इंडिविजुअल का एक फाइनल गोल होता है, ठीक है। अब इट डजेंट मैटर कि उसका जो गोल है वो पर्सनल है या फिर पूरी ह्यूमन रेस के लिए है, कुछ ना कुछ तो उसका एक फाइनल गोल है जो उसको अचीव करना है। तो बेसिकली फाइनल गोल क्या है? जो लोग हैं वो एक फाइनल गोल की तरफ स्ट्राइव करते हैं, फिर चाहे हम बोलें कि वो पर्सनल सुपीरियॉरिटी के लिए कर रहे हैं या फिर हम बोल सकते हैं वो पूरे ह्यूमन काइंड के लिए कर रहे हैं। हर केस में फाइनल गोल जो है वो फिक्शनल है और उसका कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सब कुछ सब्जेक्टिव है, ठीक है। जो भी गोल है उनका, लाइक सबके अपने अपने गोल्स होते हैं, अब जो भी आपका अल्टीमेट गोल है तो वो फिक्शनली, इट्स नथिंग लाइक कि कुछ ऑब्जेक्टिव है। हर इंसान के पास पावर होती है कि वो एक पर्सनलाइज्ड फिक्शनल गोल क्रिएट करे, और बेसिकली और कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो अपना ये फिक्शनल गोल, उनके पास जो भी नॉलेज, जो भी रिसोर्सेज, जो भी मटेरियल्स अवेलेबल हैं या फिर जो भी उनको मिले हैं हेरिडिटी में या फिर अपने इन्वायरमेंट से, उन चीज़ों को यूज़ करके सबका एक अपना फिक्शनल गोल होता है। पर जो गोल होता है वो ना तो जेनेटिकली ना ही एनवायरमेंटली डिटरमाइन होता है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि गोल सिर्फ या तो जेनेटिक्स पे डिफाइन होगा या फिर एनवायरमेंट पे। बट ये जो होता है, जो हमारा फाइनल गोल होता है, बेसिकली हमारी जो क्रिएटिव पावर होती है उसका प्रोडक्ट होता है। मतलब अ, जो एक इंसान की एबिलिटी होती है अपना बिहेवियर फ्रीली शेप करने की और अपनी पर्सनालिटी बनाने की, उसको हम यहाँ पे क्रिएटिव पावर बोल रहे हैं। और यही जो पावर है, ये जो क्रिएटिव पावर है, यही हमारा फाइनल गोल डिसाइड करती है। तो एक इंसान का जो फाइनल गोल होता है वो जो हमें इंफीरियोरिटी फीलिंग से जो हमें गंदी फीलिंग्स आ रही होती है, जो भी हमें पेन मिलता है, उस चीज को ये रिड्यूस करता है और पॉइंट करता है कि जो इंसान है वो सक्सेस के डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर एक बच्चा नेग्लेक्ट फील कर रहा है या फिर उसको पैम्पर किया जा रहा है, तो उसका जो भी गोल है, उनके जो भी गोल्स रहते हैं बच्चों के, वो बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस रहते हैं, ठीक है। लाइक इफ चिल्ड्रन फील नेग्लेक्टेड और पैम्पर्ड, देयर गोल रिमेन्स लार्जली अनकॉन्शियस। लाइक वी कांट से कि अगर कोई बच्चे को बहुत ज्यादा पैम्पर किया गया है तो उसका फाइनल गोल ये होगा, या फिर अगर किसी बच्चे को नेग्लेक्ट, चाइल्डहुड नेग्लेक्ट बहुत ज्यादा हुआ है उसके साथ, तो उसका गोल ये होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जो गोल होता है सुपीरियोरिटी का एक पैम्पर्ड गर्ल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, वो ये है कि उसको एक परमानेंट पैरासिटिक रिलेशनशिप बनानी है अपनी मदर के साथ, ठीक है। परमानेंट पैरासिटिक रिलेशनशिप विद हर मदर। तो जब वो एडल्ट होगी, जब वो बड़ी होगी, तो वो इस केस में क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगी और बहुत ज्यादा सेल्फ डेप्रिकेटिंग हो जाएगी, और ऐसा जो बिहेवियर है ये उसके जो बेसिकली उसका जो गोल है सुपीरियोरिटी अचीव करने का, उसके साथ इनकंसिस्टेंट रहेगा। बट इट इज क्वाइट कंसिस्टेंट विद हर अनकॉन्शियस एंड मिसअंडरस्टूड गोल ऑफ बीइंग अ पैरासाइट दैट शी set at age 4 or 5, a time when her mother appeared large and powerful and attachment to her became a natural means of attaining superiority. ऑल्दो ये जो गोल है, ये हमें ऐसा लग रहा है कि उसके फाइनल गोल बेसिकली जो भी उसको सुपीरियोरिटी अचीव करनी है उसके साथ इनकंसिस्टेंट है, बट ये जो गोल है ये क्वाइट कंसिस्टेंट है उसके अनकॉन्शियस और वो जो गोल उसने नहीं समझा है उसके साथ। उसका गोल क्या था बचपन में कि उसको एक पैरासाइट बन के रहना है अपनी मम्मी के पास। तो उस टाइम पे उसकी मम्मी उसके लिए बहुत एक पेरेंट, लाइक वो एक पेरेंटल फिगर थी, उन उसके लिए बहुत मैटर कर रही थी। तो उनसे अटैचमेंट ही हर चीज थी उस टाइम पे। तो एट द एंड गोल अचीव हुआ, बट बहुत ही ऐसे वेज में हुआ जिसमें सोचा भी नहीं था। सो दिस इज लाइक द फाइनल गोल, दिस इज अबाउट द फाइनल गोल। फिर हम समझते हैं कि जो साइकोलॉजिकली सिक्योर चिल्ड्रन होते हैं वो सुपीरियोरिटी की तरफ स्ट्राइव करते हैं
जिसको वो किस टर्म में डिफाइन करते हैं, सक्सेस या सोशल इंटरेस्ट। ऑल्दो उनका जो गोल होता है वो कभी भी कंप्लीटली कॉन्शियस नहीं हो पाता। तो ये जो हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं ये समझते हैं और परस्यू करते हैं चीजें अवेयरनेस के साथ। अब फाइनल गोल को अचीव करने के लिए लोग बहुत सारे छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं, और ये जो सब गोल्स होते हैं ये यूजुअली बहुत कॉन्शियस होते हैं। बट इनके बीच में जो कनेक्शन होता है और जो फाइनल गोल के बीच में जो कनेक्शन होता है वो अभी तक अननोन है। ठीक है, लाइक वो उनको भी नहीं पता होता कि उनके बीच में कनेक्शन बन कैसे रहा है। फर्दर मोर जो रिलेशनशिप होती है इन सब गोल्स के बीच में वो हार्डली कोई रियलाइज कर पाता है। अगर हम फाइनल गोल के व्यू पॉइंट से देखें तो लाइक दे फिट टुगेदर इन अ सेल्फ कंसिस्टेंट पैटर्न। ठीक है, जब हम फाइनल गोल के पैटर्न से अगर हम देखेंगे तो हमें दिखेगा कि हर चीज कनेक्ट हो रही है। जब एक इंडिविजुअल का अपना फाइनल गोल पता होता है, सारे एक्शंस सेंस बनाने लगते हैं। हर सब गोल की एक इम्पोर्टेंस होती है लाइफ में। ठीक है, देन स्ट्राइविंग फोर्स एज कॉम्पेंसेशन। जो लोग हैं वो सुपीरियोरिटी या सक्सेस के लिए स्ट्राइव करते हैं। क्यों? जिससे कि वो उनके उनके अंदर जो इंफीरियोरिटी की फीलिंग्स है या वीकनेस जो भी है उनकी, उसको कंपेंसेट कर पाए। ऑडलर जो था वो मानता था कि सारे ह्यूमंस ब्लेस्ड होते हैं बर्थ पे स्मॉल वीक और इंफीरियर बॉडीज के साथ, और ये जो फिजिकल डेफिशिएंसी है ये इंफीरियोरिटी की फीलिंग्स को इग्नाइट करती है, जस्ट बिकॉज जो लोग हैं वो अपने नेचर से उन लाइक बर्थ से ही उनमें ये टेंडेंसी होती है कि उनको कंप्लीट होना है, उनको एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनना है जो सब कुछ कर सकता है। तो बेसिकली टू बी कंप्लीट, टू बी होल, ये उनका गोल होता है। जो लोग होते हैं वो कॉन्टिन्यूअली people are continually pushed by the need to overcome inferiority feelings and pulled by the desire for completion। तो बेसिकली उनको यही चीज आगे बढ़ाती है कि उनको inferiority feeling से दूर भागना है और उनको complete human being बनना है। तो जो माइनस और जो प्लस सिचुएशन होती है ये एक साथ एग्जिस्ट करती हैं और इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इट्स लाइक कि एक ही कॉइन है, बस उसकी दो साइड्स हैं। जो स्ट्राइविंग फोर्स होता है वो अपने आप में ही इनेट होता है, लाइक वो इन लाइक इट इज देयर इन यू सिंस बर्थ। बट इसका जो नेचर होता है और जो डायरेक्शन होती है वो दोनों ही चीजें फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी की वजह से होती है और गोल ऑफ सुपीरियोरिटी की वजह से होती है। इनेट मूवमेंट के बिना परफेक्शन लाइक हमारे अंदर जो इनेट फीलिंग है कि हमें सुपीरियर बनना है, इसके बिना जो बच्चे हैं उनको कभी भी इंफीरियर फील नहीं होगा। बट अगर उनको इंफीरियर फील नहीं होगा तो वो कभी भी गोल सेट नहीं करेंगे, वो कभी भी सुपीरियर बनने के लिए स्ट्राइव नहीं करेंगे। इसलिए जो गोल है वो बेसिकली उसको फिर हम बाद में बोलने लगते हैं कि वो जो डेफिसिट फीलिंग है उसको कंपेंसेट करने के लिए है। पर जो ये डेफिसिट फीलिंग है ये एग्जिस्ट नहीं करेगी जब तक एक बच्चे में एक कंप्लीशन की फीलिंग ना आए कि उसको कंप्लीट ह्यूमन बनना है। ऑल्दो जो स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस है वो इनेट है, बट इसको डेवलप किया जाता है। लाइक at birth, it exists as potentiality and not actuality. Like this is not something objective, this is subjective, right? और हर इंसान को एक्चुअलाइज करना चाहिए अपना ये पोटेंशियल अपने तरीके से। एट अराउंड एज 4 और 5 जो बच्चे होते हैं वो इस प्रोसेस को शुरू करते हैं, कैसे एक डायरेक्शन सेट करके इस स्ट्राइविंग फोर्स की और एक गोल एस्टैब्लिश करके कोई भी एक पर्सनल अचीवमेंट या सोशल सक्सेस का जो गोल होता है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है मोटिवेशन के लिए, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट शेप करके। और हम बोल सकते हैं कि उस चीज को एक एम देके लाइक बच्चे को एक एम मिल जाती है। लाइक 4-5 साल के बच्चे के लिए यही एम होगी कि वो खुद से खाना खाना सीख जाए, खुद से कपड़े पहनना सीख जाए, लाइक दैट। फिर हम देखते हैं कि एज अ क्रिएशन ऑफ द इंडिविजुअल द गोल में टेक एनी फॉर्म। ठीक है, लाइक अब वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और हर किसी का गोल अलग हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि डेफिशिएंसी की मिरर इमेज ही हो।
और लाइक अगर कोई चीज़ नहीं है तो वही चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा ही गोल हो। जैसे कि अगर एक इंसान है जिसकी बॉडी वीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो बड़े होके एक एथलीट ही बनना चाहेगा। बट मे बी वो उसका जो वीकनेस है वो अलग तरीके से शो करे, एक आर्टिस्ट बन के या एक्टर बन के या राइटर बन के। सक्सेस जो होता है वो एक बहुत ही इंडिविजुअलाइज़्ड कंसेप्ट है और हर इंसान की अपनी डेफिनेशन है सक्सेस की। ऑल्दो जो क्रिएटिव पावर है, वो यूजुअली अफेक्टेड होती है हेरिडिटी से, एनवायरनमेंट से, बट एट द एंड हमारी जो क्रिएटिव पावर है वही हमारी पर्सनालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हेरिडिटी जो है वो पोटेंशियलिटी एस्टैब्लिश करती है और एनवायरनमेंट जो है वो इस डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। ये जो डेवलपमेंट है सोशल इंटरेस्ट और करेज का, इसमें कंट्रीब्यूट करता है। जो फोर्सेस होते हैं नेचर और नर्चर के, वो एक इंसान को कभी भी डिप्राइव नहीं कर सकते इस पावर से कि वो एक गोल सेट करे या फिर एक यूनिक स्टाइल सेट करे उस गोल को रीच करने के लिए। अपनी फाइनल थ्योरी में ऑडलर ने दो जनरल एवेन्यूज आइडेंटिफाई किए थे स्ट्राइव करने के। पहला था कि सोशली नॉन प्रोडक्टिव अटेम्प्ट टू गेन पर्सनल सुपीरियोरिटी, जहाँ पे हम बस अपना गेन देख रहे हैं, और दूसरा सोशल इंटरेस्ट और बेसिकली हर किसी के लिए परफेक्शन अचीव करना। ठीक है। फिर हम देखते हैं स्ट्राइविंग फॉर पर्सनल सुपीरियोरिटी। कुछ लोग सुपीरियोरिटी के लिए स्ट्राइव करते हैं विदाउट थिंकिंग कि दूसरे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। उनके गोल पर्सनल होते हैं। उनकी जो स्ट्राइविंग्स होती हैं वो यूजुअली पर्सनल इंफीरियोरिटी की फीलिंग से इतनी ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाती है कि वो सही गलत में भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। जैसे इसका एग्जांपल मर्डरर्स, थीव्स या कॉन आर्टिस्ट हो गया। स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस क्या हुआ? तो कुछ लोग पर्सनल गेन के लिए स्ट्राइव करना चाहते हैं, जो और कुछ होते हैं जो साइकोलॉजिकली हेल्दी लोग जो होते हैं वो बेसिकली सोशल इंटरेस्ट और सक्सेस ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड से मोटिवेटेड होते हैं। ये जो हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं इनका गोल सिर्फ खुद के लिए नहीं होता, ये चाहते हैं कि ये दूसरों की भी हेल्प करें विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। इनका जो सक्सेस है ये किसी दूसरे के सक्सेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ये बस ऑल टुगेदर परफेक्शन अचीव करना चाहते हैं खुद के लिए और सबके लिए। जो लोग सक्सेस के लिए स्ट्राइव करते हैं रादर देन पर्सनल सुपीरियोरिटी, उनमें एक सेंस ऑफ सेल्फ होता है और उनको जो डेली प्रॉब्लम्स होती हैं वो सोसाइटी के व्यू पॉइंट से दिखती है, ना कि खुद के व्यू पॉइंट से। उनका जो सेंस होता है खुद की वर्थ को लेके, पर्सनल वर्थ को लेके, वो किस चीज से टाइड होता है कि वो सोसाइटी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस ला रहे हैं। उनको उनके लिए सोशल प्रोग्रेस ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है पर्सनल क्रेडिट से। फिर हम देखते हैं सब्जेक्टिव परसेप्शन। ठीक है। तो मैंने बोला था कि हम 6 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो हमने अभी तक एक ही कंसेप्ट डिस्कस किया है और वो यही है कि स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस और सुपीरियोरिटी। तो इसमें हमने पढ़ा कि इंसान के लिए सुपीरियोरिटी अचीव करना पर्सनल भी हो सकता है या फिर सोशल लेवल पे भी हो सकता है। फिर हमने पढ़ा कि हर इंसान का एक फाइनल गोल होता है और उसके कहीं ना कहीं जो सब गोल्स होते हैं वो आपस में रिलेट करके फाइनली उस इंसान को फाइनल गोल तक लेके जाते हैं। और बेसिकली हर इंसान इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से दूर भागना चाहता है, सुपीरियर बनना चाहता है, और इसी को ऑडलर ने कंपेंसेशन बोला था। उसके बाद हम आ जाते हैं सब्जेक्टिव परसेप्शंस पे, जो कि दूसरा कंसेप्ट है। तो ऑडलर का कहना था कि लोगों का जो सब्जेक्टिव परसेप्शन होता है वो उनका बिहेवियर और पर्सनालिटी शेप करता है। जो लोग होते हैं वो सुपीरियोरिटी या सक्सेस के लिए स्ट्राइव करते हैं जिससे कि वो अपनी फीलिंग्स ऑफ इंफीरियोरिटी से डील कर पाए। पर वो जिस तरीके से स्ट्राइव करते हैं वो रियलिटी से शेप्ड नहीं होता, बल्कि उनके खुद का जो परसेप्शन है रियलिटी का उससे शेप्ड होता है। ठीक है। रियलिटी का उनका जो परसेप्शन है उससे शेप्ड है, रियलिटी से नहीं है। बेसिकली उन वो जो बिलीव्स होल्ड करते हैं या फिर जो भी फिक्शंस है उनके दिमाग में, या उनको ये जो भी एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर को लेके। फिर फिक्शनलिज्म है क्या? तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फिक्शन क्या है कि हमें सक्सेस अचीव करना है।
एक गोल जो कि हम बहुत जल्दी अपनी लाइफ में डिसाइड कर लेते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें खुद को भी नहीं पता होता कि गोल एग्जैक्टली है क्या। ये जो सब्जेक्टिव और फिक्शनल गोल है, ये हमारा स्टाइल ऑफ लाइफ गाइड करता है और हमारी पर्सनालिटी को यूनिटी देता है। एक एग्जाम्पल क्या हो गया फिक्शन का कि मेन जो होते हैं वो वुमेन से सुपीरियर होते हैं। ऑल्दो ये एक फिक्शनल बात है, बट बहुत सारे लोग, बोथ मेन और वुमेन, इस फिक्शन को बिल्कुल रियलिटी की तरह मान के चलते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं कि वो लाइक दे एक्ट इफ दे एंड अदर्स हैव अ फ्री विल एंड आर दस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर चॉइसेस। ठीक है, तो जो लोग होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं उस चीज से नहीं कि क्या सच है, बट लेकिन वो क्या सच मानते हैं उस चीज से। अब चाहे सच हो चाहे गलत हो, फिक्शंस का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है लोगों की लाइफ पे। ऑडलर जो है उसने फिक्शंस पे एम्फेसिस डाला, और ये जो उसका एम्फेसिस था फिक्शंस पे, ये किस चीज से कंसिस्टेंट था, जो मोटिवेशन को लेके जो टीलियोलॉजिकल व्यू पॉइंट था। टीलियोलॉजी था क्या कि बिहेवियर को एक्सप्लेन करना उसके फाइनल पर्पस या एम के टर्म्स में। तो ये जो कॉजालिटी होता है उसको अपोज करता है टीलियोलॉजी का जो कंसेप्ट है, जो कि बेसिकली क्या कंसीडर करता है कि बिहेवियर जो है वो एक स्पेसिफिक कॉज की वजह से हो रहा है। लाइक इफ यू आर डूइंग समथिंग, देयर इज अ कॉज बिहाइंड इट। बट टीलियोलॉजी जो है वो इस चीज को अपोज करता है। टीलियोलॉजी जो टेलियोलॉजी का जो कंसेप्ट है वो ऑडलर ने एम्फेसाइज किया था। टेलियोलॉजी यूजुअली किस चीज से कंसर्न्ड होती है कि एट द एंड गोल क्या है, फ्यूचर गोल क्या है, एंड गोल क्या है। और जो कॉजालिटी होती है वो बस पास्ट एक्सपीरियंसेस से डील करती है, जो कि बेसिकली बता रहे हैं कि प्रेजेंट पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली कॉजालिटी में क्या है कि वो पास्ट एक्सपीरियंसेस देख रही है, और टीलियोलॉजी में क्या है कि वो एंड प्रोडक्ट देख रही है कि एंड में ये अचीव करना है, तो इसलिए लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं। और कॉजालिटी क्या कहती है कि लोगों के साथ ऐसा हुआ है इसलिए लोग ऐसा कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिजिकल इंफीरियोरिटीज। जो लोग जब अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत छोटे होते हैं, वीक होते हैं, इंफीरियर होते हैं, और उनमें एक फिक्शन या बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाता है कि वो कैसे अपनी ये फिजिकल डेफिशिएंसीज को ओवरकम करेंगे, कैसे बड़े होंगे, स्ट्रांग बनेंगे, सुपीरियर बनेंगे। बट जब वो अटेन भी कर लेते हैं ये सब कुछ, साइज, स्ट्रेंथ, इंफीरियोरिटी, वो तब भी कभी कभी ऐसे एक्ट करते हैं कि वो अभी छोटे हैं, वीक हैं, इंफीरियर हैं। ऑडलर ने इंसिस्ट किया था कि पूरी ह्यूमन रेस ऑर्गन इंफीरियोरिटी से ब्लेस्ड है। ये जो फिजिकल हैंडीकैप्स होते हैं जिन पे बहुत कम या फिर जिनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, लाइक खुद से नहीं होती, बट वो मीनिंगफुल बन जाती है जब वो अपना सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी को स्टिमुलेट करते हैं। तो इस ये जो चीज है ये एक ड्राइव की तरह एक्ट करता है टू अचीव परफेक्शन और कंप्लीशन। ठीक है, देन कुछ जो लोग हैं वो कंपेंसेट करते हैं फीलिंग्स ऑफ इंफीरियोरिटी को साइकोलॉजिकल हेल्थ की तरफ मूव करके, और एक यूजफुल स्टाइल ऑफ लाइफ को लाइक अडॉप्ट करके। और जो दूसरे होते हैं वो ओवर कंपेंसेट करते हैं और वो मोटिवेटेड होते हैं कि वो सबड्यू करने के लिए या फिर रिट्रीट होने के लिए दूसरे लोगों से। ठीक है, ऑडलर जो थे उन्होंने एम्फेसाइज किया था कि जो फिजिकल डेफिशिएंसीज हैं वो अकेले एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ लाइफ कॉज नहीं करती, दे सिंपली जस्ट प्रोवाइड प्रेजेंट मोटिवेशन फॉर रीचिंग फ्यूचर गोल्स। और ऐसा जो मोटिवेशन होता है लाइक ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी, इट इज यूनिफाइड एंड सेल्फ कंसिस्टेंट। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। तो ये तीसरा पॉइंट आ जाएगा, उससे पहले मैं सेकंड वाला एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। तो सेकंड में हमने देखा सब्जेक्टिव परसेप्शन की हर किसी का अपना अपना व्यू पॉइंट है, जिसको बेसिकली फिक्शन बोल दिया गया। फिक्शन डिपेंड करता है, एक तो हेरिडिटी पे भी डिपेंड करता है, दूसरा एनवायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। बट ये फिक्शंस हमारी
थॉट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं। तो यही जो चीज़ है, ये सब्जेक्टिव परसेप्शन का कंसेप्ट है जो कि ऑडलर ने दिया था। बाकी उन्होंने फिजिकल इंफीरियॉरिटी के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने एक टर्म दी थी कि ऑल बेसिकली ऑर्गन इंफीरियॉरिटी करके उन्होंने एक टर्म दी थी और बोला था कि होल ह्यूमन रेस इज ब्लेस्ड विद दैट। ठीक है, लाइक basically these physical handicaps have little or no importance by themselves। तो यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप्स का मतलब क्या है, जो बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है, जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज हैं, उनमें खुद से उनमें कोई भी फीलिंग नहीं होती इम्पोर्टेंस की, वैल्यू की, बट लेकिन वो तब मीनिंगफुल बनते हैं जब उनमें ये फीलिंग्स आती हैं इन्फीरियोरिटी की, कि वो बड़े होना चाहते हैं, वो स्ट्रांग बनना चाहते हैं, और यही चीज़ उनको मोटिवेट करती है कि वो चलना सीखे, बोलना सीखे। सो बेसिकली बस यही बताया गया है फिजिकल इंफीरियोरिटीज में। फिर हम समझते हैं थर्ड कंसेप्ट, जो कि है यूनिटी एंड सेल्फ कंसिस्टेंसी ऑफ पर्सनालिटी। तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी जो है वो इंसिस्ट करती है कि पर्सनालिटी के जो फंडामेंटल यूनिटी है उसके कंसेप्ट पे, और ये नोशन जो है ये इनकंसिस्टेंट है कि that behavior does not exist. Okay, so individual psychology insists on the fundamental unity of personality and the notion that behavior does that inconsistent behavior does not exist। ठीक है, लाइक ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको हम बोले कि वो इनकंसिस्टेंट बिहेवियर है। लाइक बेसिकली उनका मतलब ये है कि हमारी जो पर्सनालिटी है और हम जैसे बिहेव करते हैं, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो ऐसा कोई भी बिहेवियर नहीं है जो विदाउट एनी रीजन हो रहा हो, वो हमारी पर्सनालिटी का एक पार्ट है, इसलिए हम वैसा बिहेव कर रहे हैं। थॉट्स और फीलिंग्स और एक्शंस जो होते हैं वो एक सिंगल गोल की तरफ डायरेक्टेड होते हैं और एक सिंगल पर्पस सर्व करते हैं। ऑल दो जो बिहेवियर्स होते हैं वो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये इनकंसिस्टेंट है हमारे फाइनल गोल के साथ, बट हम बाद में जब देखते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि ये सब गोल से रिलेट हो रहा है। ऑटलर जो था उन्होंने बहुत सारे तरीके रिकॉग्नाइज किए थे जिसमें एक इंसान ऑपरेट करता है यूनिटी के साथ, सेल्फ कंसिस्टेंसी के साथ, और इसमें से एक तरीके को उन्होंने ऑर्गन जार्गन बोला था, या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्गन डायलेक्ट। इसमें क्या होता है, जो इंसान होता है वो स्ट्राइव करता है एक सेल्फ कंसिस्टेंट फैशन में एक सिंगल गोल की तरफ, और जितने भी सेपरेट एक्शंस और फंक्शंस होते हैं वो समझा जाता है कि एट द एंड वो इसी एक गोल को फुलफिल करने के लिए हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक भी अगर डिस्टरबेंस हो जाए बॉडी के एक भी पार्ट का, तो उसको हम आइसोलेशन में व्यू नहीं करते कि बस ये पार्ट डिस्टर्ब हुआ है। वो बेसिकली पूरे इंसान को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हार्ट टूटा तो अफेक्ट तो पूरी बॉडी हो गई ना, यू कांट ईट, यू कांट मूव दैट मच, तो पूरी बॉडी अफेक्ट हो रही है। इनफैक्ट ये जो डेफिशिएंट ऑर्गन होता है ये एक्सप्रेस करता है इंडिविजुअल गोल की डायरेक्शन को, एक कंडीशन जिसको हम ऑर्गन डायलेक्ट बोलते हैं। ठीक है, जो डेफिशिएंट ऑर्गन एक्सप्रेस करता है एक इंडिविजुअल की गोल की डायरेक्शन को, इस कंडीशन को हम ऑर्गन डायलेक्ट बोलते हैं। ऑर्गन डायलेक्ट का एक एग्जाम्पल क्या हो गया कि एक इंसान रूमेटॉइड अर्थराइटिस से सफर कर रहा है, उसके हाथों में रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो उसकी जो स्टिफ और डिफॉर्म जॉइंट्स हैं वो उसकी पूरी स्टाइल ऑफ लाइफ को बता रहे हैं। वो इट्स कि वो उसके हाथ बोल रहे हैं कि मेरी डिफॉर्मिटी देखो देखो, मैं हैंडीकैप हूँ एंड तुम मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं कोई भी मैनुअल काम करूँ। और विदाउट एन ऑडिबल साउंड उसके जो हैंड्स हैं वो सिंपथी डिजायर करते हैं दूसरे लोगों से। ठीक है, इफ लाइक लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना दैट इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग कोई आके हेल्प कर देगा एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये वही बोल रहे हैं कि ऑल तो ऐसे हाथ ये बातें नहीं बोल सकते, बट अगेन इट्स कि दे आर क्राइंग फॉर हेल्प कि मुझे सिंपथी चाहिए। देन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। ऑडलर ने कॉन्शियस को डिफाइन किया था
1956 में, और बोला था कि ये गोल का वो पार्ट है जो कि ना तो क्लियरली फॉर्म्युलेटेड है, ना ही अभी तक इंडिविजुअल कंप्लीटली समझ पाया है। इस डेफिनेशन के साथ ऑडलर ने एक डाइकोटोमी को अवॉइड किया था अनकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में, जब उसने देखा कि दो कोऑपरेटिंग पार्ट्स, जब उसने देखा कि एक ही यूनिफाइड सिस्टम के दो पार्ट्स कोऑपरेट कर रहे हैं। कॉन्शियस थॉट्स जो होते हैं वो होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल समझ पाता है और बेसिकली जो उसको हेल्प करते हैं सक्सेस अचीव करने के लिए, और अनकॉन्शियस थॉट्स वो होते हैं जो कि हेल्पफुल नहीं होते। हम अपोज नहीं कर सकते कॉन्शियसनेस को अनकॉन्शियसनेस की तरह, लाइक कि हम ये नहीं बोल सकते कि दोनों अपोजिट हैं या फिर अलग अलग साइड है एक ही इंडिविजुअल की। जो कॉन्शियस लाइफ है वो अनकॉन्शियस बन जाती है जैसे ही हम फेल हो जाते हैं उसको समझने में, और जैसे ही हम समझ जाते हैं तो अनकॉन्शियस जो है वो कॉन्शियस बन जाता है। तो ये ऑडलर का व्यू था कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पे। फिर हम आगे बढ़ते हैं सोशल इंटरेस्ट, जो कि फोर्थ कंसेप्ट है। तो जो ऑडलर का कहना था कि जो वैल्यू है सारी ह्यूमन एक्टिविटी की वो सोशल इंटरेस्ट के व्यू पॉइंट से देखना चाहिए। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि फीलिंग ऑफ वननेस विद ऑल ह्यूमैनिटी। तो बेसिकली ये मेंबरशिप इम्प्लाई करती है सोशल कम्युनिटी में सारे लोगों की, ठीक है। सोशल इंटरेस्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि बेसिकली ये एक एटीट्यूड होता है रिलेटेडनेस का विद ह्यूमैनिटी इन जनरल एज वेल एज एन एम्पैथी फॉर ईच मेंबर ऑफ द ह्यूमन कम्युनिटी, कि हम दूसरों की कितनी वैल्यू करते हैं, हम सोशली कितना लोगों से कनेक्टेड हैं। और ये बेसिकली कैसे मैनिफेस्ट की जाती है जब हम दिखाते हैं कि हम कितने कोऑपरेटिव हैं दूसरे लोगों के साथ, और हम ह्यूमैनिटी के लिए ज्यादा सोचते हैं रादर देन फॉर पर्सनल गेन। सोशल इंटरेस्ट एक नेचुरल कंडीशन है ह्यूमन स्पीसीज की, और जो चीज इस चीज को बांध के रख, बेसिकली सोशल इंटरेस्ट ही एक ऐसी चीज है जो सारे ह्यूमंस को आपस में बांध के रखती है। जो नेचुरल इंफीरियोरिटी होती है इंडिविजुअल्स की, अ, वो नेसेसिटेट करती है कि वो एक साथ मिलके इस सोसाइटी को रन करें। विदाउट प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट फ्रॉम अ फादर और मदर, अ baby would perish. Without protection from the family or clan, our ancestors would have been destroyed by animals that were stronger, more ferocious, or endowed with keener senses. Social interest, therefore, is necessity for perpetuating the human species. तो basically human beings अकेले exist नहीं कर सकते, उनको आपस में कनेक्ट जब वो होते हैं तभी जाके वो स्ट्रांग बनते हैं, वरना ऐसे बहुत सी स्पीसीज हैं, एनिमल्स हैं जो हमसे ज़्यादा पावरफुल हैं, और अगर हम ह्यूमंस आपस में कनेक्ट ना करें, सपोर्ट ना दिखाएं एक दूसरे को, तो हमारी रेस खत्म हो सकती है इजीली। तो दिस कम्स अंडर सोशल इंटरेस्ट। तो अब हम समझते हैं कि ओरिजिन कहाँ से हुआ सोशल इंटरेस्ट का। तो बेसिकली ये मदर चाइल्ड रिलेशनशिप से ही ओरिजिनेट होता है। हर इंसान इन्फेंसी सरवाइव करता है जब उसकी मम्मी उसको बेसिकली, बिकॉज उसकी मम्मी में कुछ सोशल इंटरेस्ट की अमाउंट है, लाइक हर मदर हिज और हर मदर possess सम अमाउंट ऑफ सोशल इंटरेस्ट। और ये जो सोशल इंटरेस्ट है यही बेसिकली वो, मतलब ये जो सोशल इंटरेस्ट है यही सीड है हर एक इंसान का। लाइक अगर ये नहीं होता, सोशल इंटरेस्ट नहीं होता मदर में, तो वो बच्चे को कभी भी वैसे इतना नरिश नहीं करती और ना ही वो कभी ग्रो कर पाता, तो ह्यूमन रेस आगे बढ़ती ही नहीं। ऑडलर का मानना था कि जो मैरिज और पेरेंटहुड है वो दो लोगों का टास्क है। हाउएवर जो दो पेरेंट्स होते हैं वो एक चाइल्ड का सोशल इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस करते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे मदर की जॉब होती है कि वो एक बॉन्ड डेवलप करे, जो कि चाइल्ड को एनकरेज करे उसके सोशल इंटरेस्ट को मेच्योर करने में और सेंस ऑफ कॉपरेशन लाने में। और फादर एक सेकंड इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बीइंग है चाइल्ड के सोशल एनवायरनमेंट में। तो बेसिकली वो एक केयरिंग एटीट्यूड दिखाएं अपनी वाइफ की तरफ, दूसरे लोगों की तरफ। तो जो आइडियल फादर थे ऑडलर के अकॉर्डिंग, उनको कॉपरेट करना चाहिए इक्वल फुटिंग पे चाइल्ड की मदर के साथ, जब इट कम्स टू केयर। और
व्हेन इट कम्स टू ट्रीटिंग द चाइल्ड एज ह्यूमन बीइंग। ऑडलर का मानना था कि जो इफेक्ट होता है अर्ली सोशल एनवायरनमेंट का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो रिलेशनशिप एक बच्चा शेयर करता है अपने पेरेंट्स के साथ वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, कि बेसिकली अगर हेरिडिटी में भी कोई प्रॉब्लम है तो वो उस चीज़ को भी सरपास कर जाता है। ऑडलर का मानना था कि एज 5 के बाद जो इफेक्ट्स होते हैं हेरिडिटी के वो ब्लर होने लगते हैं, और चाइल्ड का जो सोशल एनवायरनमेंट होता है वो ज़्यादा रोल प्ले करने लगता है, और उस टाइम तक एनवायरमेंटल फोर्सेस जो होते हैं वो बेसिकली एक चाइल्ड की पर्सनालिटी शेप कर देते हैं हर एक एस्पेक्ट में। फिर स्टाइल ऑफ लाइफ, जो कि फिफ्थ कंसेप्ट है, तो इसमें क्या है, जो सेल्फ कंसिस्टेंट पर्सनालिटी स्ट्रक्चर है वो एक इंसान का स्टाइल ऑफ लाइफ डेवलप करता है। स्टाइल ऑफ लाइफ एक टर्म है जो कि एडलर ने यूज करी थी, किस चीज को रेफर करते हुए, फ्लेवर ऑफ अ पर्सन्स लाइफ। तो इसमें क्या होता है, एक इंसान का गोल इंक्लूडेड होता है, उसका सेल्फ कंसेप्ट, वो दूसरों के लिए क्या फील करता है, उसका वर्ड को लेके एटीट्यूड क्या है, ये सारी चीजें स्टाइल ऑफ लाइफ में इंक्लूडेड है। और बेसिकली एक प्रोडक्ट होता है ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी, एनवायरनमेंट एंड अ पर्सन्स क्रिएटिव पावर। तो एक इंसान का जो स्टाइल ऑफ लाइफ होता है वो वेल एस्टैब्लिश हो जाता है जब तक वो 4 या 5 साल का होता है। उस टाइम के बाद जितने भी एक्शंस होते हैं वो उसी यूनिफाइड स्टाइल ऑफ लाइफ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ऑल्दो जो फाइनल गोल है वो सिंगुलर होता है। जो स्टाइल ऑफ लाइफ है जरूरी नहीं है कि वो नैरो हो या रिजिड हो। साइकोलॉजिकली अनहेल्दी इंडिविजुअल जो होते हैं उनकी लाइफ यूजुअली इनफ्लेक्सिबल होती है, और वो नहीं उनको नहीं उनको वो नहीं सीख पाते अच्छे तरीके से रिएक्ट करना टू द एनवायरनमेंट, दे आर नॉट दैट अडेप्टिव इन नेचर। और जो साइकोलॉजिकली हेल्दी लोग होते हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, और वो अपनी स्टाइल ऑफ लाइफ को चेंज करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। बेसिकली वो बस सरवाइव करना चाहते हैं बेस्ट पॉसिबल वे में। जो ऑडलर थे उनका मानना था कि जो लोग होते हैं वो जिनमें यूजुअली जिनमें सोशली यूजफुल स्टाइल ऑफ लाइफ होता है उनमें हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी होती है, ऐसा इवोल्यूशनरी प्रोसेस से फाइंड आउट किया गया है। और यही जो लोग होते हैं यही फ्यूचर में वर्ल्ड को पॉपुलेट करते हैं। फिर लास्ट कंसेप्ट क्या है, क्रिएटिव पावर। तो जो स्टाइल ऑफ लाइफ है वो इंसान वो लाइक बेसिकली इंसान की जो क्रिएटिव पावर है उससे मोल्ड होता है। हर इंसान ऑडलर का ये मानना था कि वो एम्पावर्ड होता है इस फ्रीडम के साथ कि वो अपना स्टाइल ऑफ लाइफ खुद डेवलप करे, खुद क्रिएट करे। अल्टीमेटली सारे लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी वो आज हैं और जैसे वो बिहेव करते हैं, उन सब चीज़ों के लिए एक इंसान ही रिस्पॉन्सिबल है। ये जो क्रिएटिव पावर होती है ये लोगों के हाथ में होती है, और वही अपने फाइनल गोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो उस गोल को अचीव करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो सोशल इंटरेस्ट की डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सब कुछ उनके हाथ में है। तो क्रिएटिव पावर बेसिकली एक डायनामिक कंसेप्ट है जो कि इम्प्लाई करता है मूवमेंट को, और ये जो मूवमेंट है ये करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ से सबसे ज्यादा सीलियंट है। जितनी भी साइकिक लाइफ है उसमें एक क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, मूवमेंट टुवर्ड्स गोल और मूवमेंट विद अ डायरेक्शन, ठीक है, दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ऑडलर ने एक्नॉलेज किया था हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस को इन शेपिंग द पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो दिस कम्स अंडर क्रिएटिव पावर। तो हमने 6 कंसेप्ट समझे, राइट। हमने समझा स्ट्राइविंग फोर्स, स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस और सुपीरियोरिटी। फिर हमने इसी में फाइनल गोल पढ़ा, हमने समझा कि स्ट्राइविंग फोर्स एज कंपेंसेशन। उसके बाद हमने सब्जेक्टिव परसेप्शन पढ़ा। फिर हमने यूनिटी एंड सेल्फ कंसिस्टेंसी ऑफ पर्सनालिटी समझा। फिर हमने सोशल इंटरेस्ट समझा। फिर हमने स्टाइल ऑफ लाइफ समझा, और लास्ट में हमने क्रिएटिव पावर समझी। तो अब हम आ जाते हैं नॉर्मल डेवलपमेंट पे। ऑडलर के अकॉर्डिंग एक फैक्टर अंडरलाई करता है हर टाइप के माल एडजस्टमेंट को। तो बिसाइड्स लैकिंग सोशल इंटरेस्ट, जो न्यूरोटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने गोल्स बहुत ज्यादा हाई सेट करते हैं, वो अपनी दुनिया में रहते हैं, और उनका एक बहुत ही रिजिड या हम बोल सकते हैं डॉगमेटिक स्टाइल होता है लाइफ का।
तो ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये बेसिकली फ़ॉर्म करती हैं लैक ऑफ सोशल इंटरेस्ट। शॉर्ट में बोले तो जो लोग हैं वो फेलियर लाइक दे बिकम फेलियर्स इन लाइफ अगर वो खुद से बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं, ऑब्सेस्ड हैं और वो दूसरों की चिंता नहीं करते। जो माल एडजस्टेड लोग होते हैं, वो एक्स्ट्रावेगेंट गोल सेट करते हैं। क्यों? जिससे कि वो उनमें जो भी फीलिंग्स है इंफीरियॉरिटी की, उसको ओवर कंपेंसेट कर पाए। ये जो गोल्स होते हैं, इतने ज्यादा अनअचीवेबल गोल्स जो होते हैं, ये डॉगमेटिक बिहेवियर को लीड करते हैं। और जितना बड़ा गोल होता है उतना ही ज्यादा ये रिजिड हो जाते हैं उसको अचीव करने के लिए। और इस ये जो फीलिंग्स होती है इनएडिक्वेसी की, इनसिक्योरिटी की, ये बहुत ज्यादा डीप रूटेड हो जाती है और इसको कंपेंसेट करने के लिए इन इंडिविजुअल का जो पर्सपेक्टिव होता है वो नैरो होता जाता है। और ये बहुत ज्यादा इनके गोल्स अनरियलिस्टिक बनते जाते हैं। जो एग्जैजरेटेड और अनरियलिस्टिक नेचर होता है न्यूरोटिक्स के गोल्स का, वो उनको बेसिकली दूसरे लोगों से अलग कर देता है। वो जो भी उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं फ्रेंडशिप में, सेक्स में, ऑक्यूपेशन में, वो उनको उनके लिए ढंग से सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या इन्वॉल्व होते हैं माल एडजस्टमेंट में? तो 3 कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ऑडलर ने बताए थे जो कि अब नॉर्मेलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला एग्जैजरेटेड फिजिकल डेफिशिएंसी, दूसरा पैम्पर्ड स्टाइल ऑफ लाइफ और थर्ड नेग्लेक्टेड स्टाइल ऑफ लाइफ। तो एग्जैजरेटेड फिजिकल डेफिशिएंसीज जो होती हैं, फिर चाहे वो कंजेनाइटल हो या फिर किसी इंजरी या डिसीज की वजह से हो, वो सफिशिएंट नहीं होती कि वो अकेले माल एडजस्टमेंट को लीड करे। तो उनमें बेसिकली उसमें ये होता है कि उसके साथ साथ इंफीरियॉरिटी की फीलिंग्स भी आती हैं। और ये जो सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती हैं, ये एक डिफेक्टिव बॉडी ग्रेटली एनकरेज करती है। और बेसिकली दे आर द प्रोजनी ऑफ द क्रिएटिव पावर। ठीक है, लाइक इफ समवन इज हैंडी, तो सिर्फ यही फैक्ट नहीं है कि वो हैंडी कैप है, बट उसके साथ वो कुछ जो चीजें नहीं कर पा रहा है उस वजह से इंफीरियॉरिटी की फीलिंग्स आ रही हैं। फिर क्या है, जो एक पैम्पर्ड स्टाइल होता है लाइफ का, वो बहुत सारे न्यूरोटिक लोगों की निशानी होता है। लाइक ऑडलर के हिसाब से पैम्पर्ड लोग जो थे उनमें वीक सोशल इंटरेस्ट था, बट उनमें एक लाइक एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है कि वो उनको लोग पैम्पर करते रहे, उनकी एक पैरासिटिक रिलेशनशिप रहे, जिनके लाइक पैम्पर किया है तो यूजुअली पेरेंट्स ही पैम्पर करते हैं, तो वही उनकी रिलेशनशिप रहे फॉर लाइफ टाइम। और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे उनको प्रोटेक्ट करे, उनको लुक आफ्टर करे, उनकी नीड सेटिस्फाई करे। जो पैम्पर्ड चिल्ड्रन होते हैं उनको ज्यादा प्यार नहीं मिला। लाइक जो पैम्पर्ड चिल्ड्रन होते हैं, दे हैव नॉट रिसीव टू मच लव, रादर दे फील अनलव्ड। क्योंकि ऐसे जो चिल्ड्रन होते हैं ये पैम्पर्ड होते हैं, स्पॉइल्ड होते हैं, और इनका एक लाइफस्टाइल बन जाता है पैम्पर होने का। और ये सारी चीजें इनमें इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स लाती हैं कि लाइक इन लोगों को ये भी लगने लगता है कि मे बी दे वर अनेबल टू डू समथिंग, इसलिए उनके पास सब कुछ हमेशा से था, इसलिए उनकी सबने हेल्प करी, इसलिए उनको पैम्पर किया गया। और थर्ड एक्सटर्नल फैक्टर नेग्लेक्ट हो गया। जो बच्चे अनलव्ड फील करते हैं या अनवांटेड, वो बेसिकली it's like they are likely to borrow heavily from these feelings in creating a neglected style of life. नेग्लेक्ट जो है वो एक रिलेटिव कंसेप्ट है। कोई भी टोटली नेग्लेक्टेड फील नहीं करता या कम्प्लीटली अनवांटेड फील नहीं करता। अब्यूज और मिसट्रीटेड चिल्ड्रन जो होते हैं उनमें सोशल इंटरेस्ट कम होता है और वो यूजुअली नेग्लेक्टेड स्टाइल ऑफ लाइफ जीते हैं। उनमें कॉन्फिडेंस कम होता है और वो अपनी डिफिकल्टीज को ओवर एस्टिमेट करते हैं। नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन में बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स पैम्पर्ड चिल्ड्रन जैसी ही होती है, बट ये जो होते हैं ये थोड़े ज्यादा सस्पिशियस होते हैं और पैम्पर्ड चिल्ड्रन से ज्यादा डेंजरस होता है, बिकॉज इनको लगता है कि इनको जो करना है खुद करना है। मेस्कुलिन प्रोटेस्ट क्या होता है? ऑडलर का मानना था कि जो साइकिक लाइफ होती है वुमेन की, वो मेन से सेम होती है, और जो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है वो नेचुरल नहीं है, बल्कि एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का। ऑडलर के अकॉर्डिंग कल्चरल और सोशल प्रैक्टिसेस
नॉट एनाटमी, लाइक यहाँ पे मेन और वुमेन के एनाटमी की बात नहीं हो रही है। तो बेसिकली ये इन्फ्लुएंस करता है बहुत सारे मेन और वुमेन को कि वो ओवर एम्फसाइज करे मैनली होने की इम्पोर्टेंस को। ये इस कंडीशन को मैस्कुलिन प्रोटेस्ट बोलते हैं। और ओरिजिन्स जो थे मैस्कुलिन प्रोटेस्ट के, वो बेसिकली ये थे कि बहुत सारी सोसाइटीज में बोथ मेन और वुमेन को इंफीरियर, लाइक दोनों ही मेन और वुमेन दोनों ही वुमेन की पोजीशन को नीचे से देखते थे, लाइक वैल्यू नहीं करते थे। जो लड़के थे उनको यही सिखाया गया कि उनको मैस्कुलिन बनना है, उनको करेजियस रहना है, स्ट्रांग रहना है, डोमिनेंट रहना है। और उन लड़कों के लिए सक्सेस क्या क्या बताई गई कि उनको हर जगह जीतना है, उनको पावरफुल बनना है, उनको टॉप पे रहना है। और लड़कियों को क्या सिखाया गया कि उनको रूल्स फॉलो करना है। उनको एक इंफीरियर पोजीशन दी गई सोसाइटी में। उनको कुछ लोगों ने फेमिनिन रोल्स के अगेंस्ट फाइट किया, एक मैस्कुलिन ओरिएंटेशन डेवलप किया और असर्टिव बन गए, कॉम्पिटिटिव बन गए। दूसरों ने एक पैसिव रोल अडॉप्ट कर लिया, वो एक्सीडिंगली हेल्पलेस और ओबीडिएंट बन गए। और कुछ लोगों ने तो रिजाइन ही कर दिया ये मानने के लिए कि वो इंफीरियर है, और एक्नॉलेज किया, लाइक बेसिकली उन्होंने जो भी मेन की जो प्रिविलेज्ड पोजीशन है वहां तक पहुंचने के लिए सारे एफर्ट्स डाले। तो ये मैस्कुलिन प्रोटेस्ट में आ गया। फिर सेफ गार्डिंग टेंडेंसीज में क्या आएगा? ऑडलर का जो कंसेप्ट है टेंडेंसीज को सेफ गार्ड करने का, उसको हम फ्रॉइड के डिफेंस मैकेनिज्म के कंसेप्ट से कंपेयर कर सकते हैं। दोनों में एक चीज ये है, कॉमन है, कि दोनों एंजाइटी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। हाउ एवर ऑल्डेरियन के जो सेफ गार्डिंग टेंडेंसीज थी ये बहुत कॉन्शियस थी, और ये एक इंसान की फ्रेजाइल सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करती है पब्लिक डिस्ग्रेस से। एक्सक्यूज, एग्रेशन और विड्रॉल तीन कॉमन सेफगार्ड टेंडेंसीज थी, जो कि बेसिकली एक इंसान का प्रेजेंट स्टाइल ऑफ लिविंग को प्रोटेक्ट करता है और फिक्शनल और एलिवेटेड फीलिंग ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस को मेंटेन रखता है। एक्सक्यूजेस में क्या था? जो सबसे कॉमन सेफ गार्डिंग टेंडेंसीज होती हैं वो एक्सक्यूजेस होती हैं, यस बट, इफ ओनली। ये इस फॉर्मेट में हम जो भी बोलते हैं, ये जो एक्सक्यूजेस होती हैं ये प्रोटेक्ट करती हैं एक वीक बट आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड डिसीव पीपल इनटू बिलीविंग व्हाट दे आर मोर सुपीरियर देन दे रियली आर। ठीक है। तो बेसिकली ये जो एक्सक्यूजेस होती हैं, इससे क्या होता है, लोगों को लगने लगता है कि वो सुपीरियर हैं, पर वो एक्चुअली उतने सुपीरियर नहीं होते। एग्रेशन, ऑडलर ने बोला कि कुछ लोग एग्रेशन यूज करते हैं अपनी एग्जैजरेटेड सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को सेफगार्ड करने के लिए, बेसिकली अपनी फ्रेजाइल सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए। एग्रेशन के थ्रू जो सेफ गार्डिंग होती है वो डेप्रिसिएशन का फॉर्म ले सकती है, एक्यूजेशन का ले सकती है, सेल्फ एक्यूजेशन का ले सकती है। डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि खुद दूसरे लोगों के अचीवमेंट को अंडर वैल्यू करना, और खुद के अचीवमेंट को बहुत ज्यादा बोलना कि ओ वाओ मैंने तो ये अचीव कर लिया। एक्यूजेशन में क्या हो गया कि ब्लेम करना दूसरों को खुद के फेलियर के लिए, और रिवेंज लेने का सोचना। और थर्ड फॉर्म होती है न्यूरोटिक एग्रेशन एग्रेशन जिसको हम सेल्फ एक्यूजेशन बोल सकते हैं, जिसमें सेल्फ टॉर्चर और गिल्ट आती है। कुछ लोग सेल्फ टॉर्चर और गिल्ट यूज करते हैं, जैसे कि मेसोकिज्म हो गया या फिर डिप्रेशन या सुसाइड, बेसिकली उन लोगों को हर्ट करने के लिए जो उनसे क्लोज है। तो ये एग्रेशन की फॉर्म है। और एक हो गया विड्रॉल, कुछ लोग अनकॉन्शियसली लाइफ की प्रॉब्लम को एस्केप करते हैं एक डिस्टेंस सेट करके अपने बीच में और अपनी प्रॉब्लम्स के बीच में। ऑडलर ने चार मोड बताए थे सेफ गार्डिंग के विड्रॉल के थ्रू। एक था मूविंग बैकवर्ड, एक स्टैंडिंग स्टिल, हेजिटेटिंग, कंस्ट्रक्टिंग ऑब्स्टेकल्स। मूविंग बैकवर्ड में क्या था कि सेफ गार्ड करना अपने फिक्शनल गोल ऑफ सुपीरियोरिटी को एक मोर सिक्योर पीरियड ऑफ लाइफ में रिवर्ट बैक करके। इट्स लाइक फ्रॉइड ने जो रिग्रेशन बताया था, इट इज सिमिलर टू दैट। कुछ लोग क्या कर सकते हैं, वो सेम जगह भी खड़े रह सकते हैं, वो ना तो आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, वो बेसिकली अवॉइड कर रहे हैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अवॉइड कर रहे हैं फेल होना,
लाइक थ्रेट ऑफ फेलियर से वो दूर भाग रहे हैं, और वो सेफ गार्ड करते हैं अपने फिक्शनल एस्पिरेशन, बिकॉज वो कुछ नहीं कर रहे अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए, दे आर जस्ट स्टैंडिंग स्टिल। एक इंसान जो कभी भी ग्रेजुएट स्कूल में अप्लाई नहीं करेगा, उसको नहीं पता कि एंट्रेंस में डिनाई भी हो किया जा सकता है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। क्लोजली रिलेटेड टू स्टैंडिंग स्टिल इज हेजिटेटिंग। कुछ लोग हेजिटेट करते हैं या वैसिलेट करते हैं जब उनको डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आती है उनकी लाइफ में। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशंस है, ये यूजुअली उनकी एक्सक्यूज बन जाती है कि अब तो बहुत देर हो गई, अब तो रहने दो। जो लीस्ट सीवियर होता है विड्रॉल सेफ गार्डिंग टेंडेंसी का, वो होता है ऑब्स्टेकल्स कंस्ट्रक्ट करना। कुछ लोग एक स्ट्रॉ हाउस बिल्ड कर लेते हैं टू शो दैट दे कैन नॉक इट डाउन, और इस ऑब्स्टेकल को ओवरकम करके वो अपने सेल्फ एस्टीम और प्रेस्टीज को ऊपर दिखाते हैं। और अगर वो इस बैरियर को लाइक इफ दे फेल टू हर्डल द बैरियर, दे कैन ऑलवेज रिजॉर्ट टू एन एक्सक्यूज। ठीक है, लाइक पहले तो उन्होंने खुद से एक प्रॉब्लम क्रिएट कर ली, बट अगर वो भी सॉल्व नहीं हुई तो दे आर ऑलवेज रेडी विथ सम काइंड ऑफ एक्सक्यूज। फिर आ जाते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं सेफ गार्डिंग टेंडेंसीज का डिफेंस मैकेनिज्म के साथ। तो ऑडलर की जो सेफ गार्डिंग टेंडेंसी थी, ये बेसिकली न्यूरोटिक स्टाइल ऑफ लाइफ तक लिमिटेड थी, जबकि फ्रॉइड का जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये सब में मिलता है। ऑडलर की जो सेफ गार्डिंग टेंडेंसीज थी, वो एक इंसान की फ्रेजाइल सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करता है पब्लिक डिस्ग्रेस से, और फ्रॉइड के डिफेंस मैकेनिज्म ईगो को प्रोटेक्ट करते हैं एंजाइटी के पेन से। सेफ गार्डिंग टेंडेंसी पार्टली कॉन्शियस हो सकती है, और फ्रॉइड की जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो अनकॉन्शियस लेवल पे होते हैं। कॉमन टाइप्स क्या होते हैं ऑडलर के सेफ गार्डिंग टेंडेंसी के? एक्सक्यूजेस, एग्रेशन, विड्रॉल। और फ्रॉइड के डिफेंस मैकेनिज्म के रिप्रेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, डिस्प्लेसमेंट, फिक्सेशन, रिग्रेशन, प्रोजेक्शन, इंट्रोजेक्शन, सब्लिमेशन। सो आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। फिर हम पढ़ लेते हैं, इट्स लाइक बहुत ही शॉर्ट में रिवीजन। तो जो ऑडलर की जो थ्योरी थी पर्सनालिटी की, वो ये बताती थी कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो होल बींग्स हैं, और इसलिए उनकी जो पर्सनालिटी है वो कुछ की कंसेप्ट पे बेस्ड है, जिसमें एक तो हमने सोशल इंटरेस्ट पढ़ा कि बेसिकली कम्युनिटी की तरफ हम क्या सोचते हैं, हमारा दूसरों को लेके क्या एटीट्यूड है। हमने मैस्कुलिन प्रोटेस्ट पढ़ा कि रियल मैन बनने की जो डिजायर है, सुपीरियर होने की, परफेक्ट होने की। फिर हमने लाइफस्टाइल पढ़ा, स्टाइल ऑफ लाइफ जो था कंसेप्ट, जिसमें हमने देखा कि सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं लोग, पैटर्न क्या होता है। गोल डायरेक्टेड एंड पर्पसफुल बिहेवियर की बेसिकली जितने भी बिहेवियर हैं वो हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए ही होते हैं। फीलिंग्स ऑफ इंफीरियोरिटी, जिसमें बेसिकली टोटली रिलाई कर लेना दूसरे लोगों पे अर्ली लाइफ में, जिससे हमें इंफीरियोरिटी की फीलिंग्स आती हैं। फिर स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियोरिटी, यही जो फीलिंग्स आई इंफीरियोरिटी की, इनको ओवरकम करने के लिए। फिर हमने पढ़ा फिक्शनल फाइनलिज्म, इसमें बेसिकली आइडियल्स विद नो बेसिस इन रियलिटी दस कैन नॉट बी टेस्टेड और कंफर्म्ड, लाइक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फिर हमने देखा फैमिली कॉन्स्टिलेशन, तो बेसिकली एक फैमिली मेकअप जो होता है, या पोजीशन क्या है फैमिली के विद इन, तो ये हम अभी आगे भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये भी बताया था कि फर्स्ट बॉर्न, सेकंड बॉर्न, थर्ड बॉर्न, इनमें कैसे इनकी पर्सनालिटी डिफर करती है फैमिली में। और इसी में बर्थ ऑर्डर भी आ गया कि एक किस ऑर्डर में एक बच्चा पैदा हुआ है एक फैमिली में, वो अफेक्ट करता है उसकी पर्सनालिटी को। तो ऑडलर ने सजेस्ट किया कि चार मेन पर्सनालिटी टाइप होते हैं अगर हम एक इंसान के लाइफस्टाइल को देखें। एक होता है सोशली यूजफुल टाइप, एक होता है रूलिंग टाइप, एक होता है गेटिंग और लर्निंग टाइप, एक होता है अवॉइडिंग टाइप। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये मैं बता ही चुकी हूँ। बेसिकली सुपीरियोरिटी के लिए स्ट्राइव करना, कुछ चीजें फिजिकल डिफॉर्मिटीज जो होती हैं उन चीजों से डील करना। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑडलर का क्या हाइपोथेसिस था बर्थ ऑर्डर और ट्रेड्स को लेके। तो उसका मानना था कि जो फर्स्ट बॉर्न होता है वो नेचुरल लीडर होता है, हाई अचीवर होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, बहुत पंक्चुअल होता है,
एंड समवन हु नोज इट ऑल एंड बॉसी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, एडल्ट प्लीजर होता है और रूल्स ओबे करता है। जो मिडिल चाइल्ड होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, इजी गोइंग होता है, सोशल, पीस मेकर, इंडिपेंडेंट, सीक्रेटिव, में फील लाइफ इज अनफेयर, स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटर, जेनरस। और जो लास्ट वन होता है वो रिस्क टेकर होता है, आउटगोइंग, क्रिएटिव, सेल्फ सेंटर्ड, कॉम्पिटिटिव, बोर्ड इजीली। और जो ओनली चाइल्ड होता है वो पेरेंट्स से बहुत क्लोज होता है, उसमें सेल्फ कंट्रोल होता है, लीडर होता है, मेच्योर होता है, डिपेंडेबल होता है, डिमांडिंग होता है, अनफॉरगिविंग होता है, प्राइवेट होता है, सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो ये सब उसकी कुछ हाइपोथेसिस थी अबाउट द बर्थ ऑर्डर। फिर 4 फेजेस क्या है थेरेपी के ऑडलर के हिसाब से। फेज 1 क्या है, प्रॉपर थेराप्यूटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना, सपोर्टिव, कोलैबोरेटिव, एजुकेशनल एंड एनकरेजिंग प्रोसेस। फिर पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट विद द क्लाइंट प्रीसीड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, हेल्प क्लाइंट बिल्ड अवेयरनेस ऑफ हिज और हर स्ट्रेंथ्स। ठीक है, फिर फेज 2 क्या है कि इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल डायनामिक्स को एक्सप्लोर करना, जैसे लाइफस्टाइल असेसमेंट हो गया जिसमें सब्जेक्टिव इंटरव्यू हो सकता है, ऑब्जेक्टिव, फैमिली कॉन्स्टलेशन, अर्ली रिकलेक्शन और बेसिक मिस्टेक्स, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। फिर फेज 3 क्या है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, या हम बोल सकते हैं इंसाइट को एनकरेज करना, बेसिकली असेसमेंट की जो फाइंडिंग्स है उनको इंटरप्रेट करना, हिडन गोल समझना, बिहेवियर क्या पर्पस समझना, और इन सब चीज़ों को कॉन्शियस में लाना। थेरेपिस्ट यूजुअली इंटरप्रिटेशन ऑफर करता है जिससे कि क्लाइंट को इंसाइट मिले। और लास्ट फेज क्या है, रीओरिएंटेशन और री एजुकेशन, एक्शन ओरिएंटेड फेज। यहाँ पे एम्फेसिस इंसाइट पे फाइनली काम करने का होता है, बेसिकली इनसाइट को प्रैक्टिस में लाना, क्लाइंट्स को रीओरिएंट किया जाता है यूजफुल साइड ऑफ लाइफ की तरफ, क्लाइंट्स को एनकरेज किया जाता है कि वो उन लोगों की तरह एक्ट करें जैसा वो बनना चाहते हैं। फिर क्रिटिकल इवैल्यूएशन क्या है ऑडलर की थ्योरी का, एम्फेसिस ऑन सोशल फैक्टर्स। तो ऑडलर ने रिकॉग्नाइज किया कि जो एक इंडिविजुअल बिहेवियर और जो डेवलपमेंट होता है वो दूसरों के साथ इंटरेक्शन से इन्फ्लुएंस्ड होता है, फिर वो फैमिली हो, पीयर हो या सोसाइटी एट लार्ज हो। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियोरिटी, ऑडलर का जो कंसेप्ट था इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को लेके, जहाँ पे इंडिविजुअल्स इनएडिक्वेट फील करते हैं या कंपेंसेट करते हैं अपनी वीकनेस के लिए, वो हमें इंसाइट बताता है ह्यूमन मोटिवेशन और एम्बिशन समझने में। उनका जो एम्फेसिस था सुपीरियोरिटी, स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियोरिटी पे एज अ ड्राइविंग फोर्स इन ह्यूमन बिहेवियर, वो बेसिकली एक डायनामिक डायमेंशन ऐड कर देता है पर्सनालिटी थ्योरीज में। ऑडलर का जो थ्योरी थी वो एक होलिस्टिक अप्रोच देती है एक इंडिविजुअल को समझने के लिए, जिसमें सारे चीजें रोल प्ले कर रही है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल। तो बेसिकली इंडिविजुअल को इंटीग्रेटेड होल्स की तरह देखा जाता है, ना कि कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड ट्रेट्स। ऑल्दो ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, बट ऑडलर की जो बर्थ ऑर्डर थ्योरी है उसने प्रपोज किया कि जो एक इंडिविजुअल है, लाइक जिस ऑर्डर में वो बॉर्न हुआ है एक फैमिली में, वो उसकी पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक को इन्फ्लुएंस करता है। इस रिसर्च पे जो फाइंडिंग्स है वो काफी मिक्स्ड हैं, बट ऑडलर का जो एक्सप्लोरेशन था पोटेंशियल इम्पैक्ट को लेके, फैमिली डायनेमिक्स का, उन पर्सनालिटी को लेके, वो काफी इंट्रीगिंग है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, ऑडलर का जो आइडिया है उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है काउंसलिंग में, साइकोथेरेपी में। उनका जो फोकस है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर पे, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप पे, वो इन्फ्लुएंस करता है मॉडर्न काउंसलिंग अप्रोचेस और क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपीज। वीकनेस क्या है कि इम्पीरिकल सपोर्ट थोड़ा कम है, लाइक प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं है। बाकी कुछ कंसेप्ट जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और वो ह्यूमन बिहेवियर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको इग्नोर कर देते हैं। और बाकी जो ऑडलर की जो थ्योरी थी वो अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप हुई थी, तो बेसिकली ये सारे कल्चरल वेरिएशन को लाइट में नहीं लाती। और जो एम्फेसिस है वेस्टर्न फैमिली स्ट्रक्चर पे और सोशल नॉर्म्स पे, वो उसकी क्रॉस कल्चरल एप्लीकेबिलिटी को लिमिट कर देता है। तो एडलर ने कैसे डिसएग्री किया फ्रॉइड से,
तो फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो बिहेवियर है वो इंटरनल बायोलॉजिकल ड्राइव से मोटिवेटेड होता है। ऑडलर के अकॉर्डिंग सोशल इन्फ्लुएंस और स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियॉरिटी से। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग लोगों पे चॉइस नहीं होती अपनी पर्सनालिटी को लेके। ऑडलर ने बोला कि लोग वही बनते हैं जो वो बनना चाहते हैं। फ्रॉइड ने बोला कि जो प्रेजेंट बिहेवियर है वो पास्ट की वजह से कॉज हो रहा है। ऑडलर ने बोला कि जो प्रेजेंट बिहेवियर है वो हम फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस प्रोसेस पे ध्यान दिया। ऑडलर ने इस पे ध्यान दिया कि लोग अवेयर रहें कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। फ्रॉइड ने पर्सनालिटी को कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, इड ईगो, सुपर ईगो। ऑडलर ने इंडिविजुअल को एक होल की तरह पढ़ा, होलिस्टिक व्यू पे ध्यान दिया। और फ्रॉइड ने रिलेशनशिप जो थी सेम सेक्स पेरेंट के साथ उसको प्राइमरी इम्पोर्टेंस दी। और ऑडलर ने वाइडर फैमिली रिलेशन इंक्लूडिंग सिबलिंग्स ऑफ प्राइमरी इम्पोर्टेंस। तो बेसिकली जितने भी प्राइमरी रिलेशनशिप हैं एक इंडिविजुअल की वो इम्पैक्ट करती हैं ऑडलर के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ तरीके थे जिसमें ऑडलर और फ्रॉइड डिफर डिफर करते थे। तो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। ये वीडियो थोड़ा लंबा है बट जो ऑडलर का जो कंसेप्ट था पर्सनालिटी को लेके जो भी उन्होंने चीज़ें बताई उनको समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोलूँगी बट इट्स लाइक कि थोड़ा डिटेल में उन्होंने बताया है और बहुत सारे कंसेप्ट थे। एंड आई होप सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। एंड अगर नहीं हुए हैं तो प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो